कैसे हो साथियों? जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ख़त्म कर दिया है, तो अब हम लोगों को समझना क्या है, स्कैटरिंग या डिस्पर्जन। अब बच्चों को इस टर्म में ये जो दो टर्म है स्कैटरिंग और डिस्पर्जन, इनमें कन्फ्यूज़न रहता है। आपको पता ही है स्कैटरिंग आपने बचपन से पढ़ा है, बहुत से लोग इसे डिस्पर्जन भी पढ़ते हैं। ये होता क्या है, वाइट लाइट जब किसी प्रिज्म से पास करती है। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक ऐसी ग्लास का मटेरियल होता है, एक पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है, जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो हर कलर को अलग अलग डायरेक्शन में बेंड करता है। हर कलर कितने होते हैं? विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, ऑरेंज, ऐसे रहते हैं। तो विबग्योर को हर अलग अलग एंगल में डिविएट करता है, और यहीं से हमारी स्कैटरिंग या डिस्पर्जन हो जाती है। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है कि वाइट लाइट में 7 कलर होते हैं और स्पेक्ट्रम बोलते हैं उसे, और वो 7 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। प्रिज्म की ये प्रॉपर्टी होती है। बट असली में स्कैटरिंग और डिस्पर्जन है क्या, ये हम लोगों को समझना है। देखिए, स्कैटरिंग मतलब सिंपल सा आप ये समझिए, स्कैटरिंग मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, डेविएशन ऑफ लाइट, डेविएशन ऑफ लाइट, बस और कुछ नहीं है साथियों। स्कैटरिंग मतलब होता है लाइट का होना डेविएशन। डेविएशन मतलब अपने पथ या रास्ते से वो भटक गई है। अगर उसे सीधा जाना था तो वो इधर को हो गई या इधर को हो गई, बट सीधा नहीं चल पाई। ठीक है, मतलब लाइट ऐसे जाना था तो ऐसे जाना था, वो या तो ऐसे हो गई या तो ऐसे हो गई या वापस ही आ गई। इस सब चीज़ों को हम स्कैटरिंग बोलते हैं। अब स्कैटरिंग आपने बहुत बार पढ़ा है, मैं अभी डिस्पर्जन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्कैटरिंग की बात कर रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा एक मिसनोमर है कि स्कैटरिंग और डिस्पर्जन को हम इनवेरिएबली एक दूसरे के उसमें यूज़ कर सकते हैं, प्रोसेस में। ठीक है, या एक दूसरे को कन्वर्ट करके बोल सकते हैं। बट आपका स्कैटरिंग असली में होता क्या है? जैसे कि हमने क्लास 11th में स्ट्रक्चर ऑफ द एटम केमिस्ट्री में कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा था। कॉम्पटन इफेक्ट आपको पता ही है कि जब लाइट को हम किसी स्केटर पे गिराते हैं तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाते हैं, और यह पाथ क्या हो जाता है, डेविएट हो जाता है। ये भी एक तरह का इफेक्ट है, इसमें भी हमारी स्कैटरिंग हुई। ठीक है, और बताइए आप, जैसे जीमान इफेक्ट होता है, ZEEMAN, जीमान जो आपका इफेक्ट है, उसमें भी स्पेक्ट्रल लाइंस क्या हो जाती हैं, आपकी डिजनरेट हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। अब अगर आप अल्फ़ा रे देखें, वो भी एक तरह की हम पे लाइट के जैसी ही एक रे है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि अल्फ़ा रे में हीलियम होता है, वो नेचुरली बिना मैटर के भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जो आपका अल्फ़ा मिशन है, रदरफोर्ड का अल्फ़ा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें भी स्केटर होते हैं पार्टिकल्स, तो वो भी तो एक तरह का क्या है, स्कैटरिंग है। और बहुत से ऐसे फिनोमिना हैं जहाँ पे स्कैटरिंग होता है, जैसे रिफ्लेक्शन भी तो एक तरह का स्कैटरिंग है, क्योंकि लाइट स्केटर होगी, इसका पाथ है डिवेट हो गया। तो स्कैटरिंग जनरली इतने सारे मैंने आपको फिनोमिना बताए, जैसे कॉम्पटाइन इफेक्ट बताया, जीमान इफेक्ट बताया, रदरफोर्ड का अल्फ़ा रे पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बताया, और ये जैसे मैंने आपको सिंपली रिफ्लेक्शन ही बताया। ये सारे आपके स्कैटरिंग के वो हैं। बट जनरली यहाँ पे ऑप्टिक्स में स्कैटरिंग एक नाम किसे दिया है कि जो वाइट लाइट होती है, अनपोलराइज लाइट, वो क्या हो जाती है, स्केटर हो जाती है, या डेविएट हो जाती है, या डिस्पर्स हो जाती है प्रिज्म से पास होने के बाद। इसको उन्होंने स्कैटरिंग बोला। बट स्कैटरिंग एक बहुत बड़ी टर्म है, उसके अंदर और बहुत सारे फिनोमिना आते हैं। जबकि अब अगर हम यहाँ पढ़ेंगे स्कैटरिंग या डिस्पर्जन, उसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि वाइट लाइट 7 कलर में बट गई। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। तो अगर मैं लिखूँ स्कैटरिंग, या मैं तो इसे जनरली डिस्पर्जन बोलता हूँ, मेन स्कैटरिंग या डिस्पर्जन। ठीक है, मैं तो मेनली ये बोलता हूँ स्कैटरिंग या डिस्पर्जन, दोनों में से कोई एक, बट मेरा सपोर्ट डिस्पर्जन को रहेगा। तो डिस्पर्जन होता है क्या, इट इज़ द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट अनपोलराइज लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। अब इनमें कुछ प्राइमरी कलर होते हैं, कुछ सेकेंडरी होते हैं। मतलब प्राइमरी कलर वो हैं जिनसे बाकी कलर भी बनाए जा सकते हैं, जैसे ब्लू और येलो को मिक्स करके क्या बनता है, मेरे हिसाब से ग्रीन बनता है। तो ऐसी कुछ है, मैं आई एम नॉट श्योर, बट मैं ऐसे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, पर आपको ऐसे अंदाजन से बता रहा हूँ। तो क्या है स्कैटरिंग, क्या है, इसमें स्प्लिटिंग होती है वाइट अनपोलराइज लाइट 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में। 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर कौन से होते हैं, वो विबग्योर वाले होते हैं, VIBGYOR। जैसे रेनबो भी आपका बनता है, बट एक रेनबो ऐसा भी बनता है जिसमें ये सारा उल्टा रहता है, रेड ऊपर होता है और वायलेट नीचे होता है। ये वायलेट होगा, देन इंडिगो, ठीक है, देन ये ब्लू होता है, ब्लैक नहीं होता बच्चे,
ब्लैक मतलब क्या है, सारी लाइट एब्जॉर्ब हो गई। जैसे ब्लैक बॉडी आपने पढ़ा था परवस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज में, ठीक है। वाई होता है येलो, क्लास 11th में परवस्ट थ्योरी थी ना, PERVOST। नहीं याद है, कोई बात नहीं यार, चलता है। इसमें कोई वैसी बात थोड़ी है, हमको भी बहुत सी चीज़ें याद नहीं होती, बट इंसान का काम है कि अगर उसे कोई नई टर्म पता चले तो उसके बारे में क्यूरियस हो जाए, ढूंढे उसे। तो ये विबग्योर होता है, ठीक है। मतलब वाइट लाइट में ये सारे कलर होते हैं, जो हमारी वाइट लाइट होती है उसमें ये सारे कलर्स होते हैं, ठीक है। अब मेन बात क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, स्कैटरिंग या डिस्पर्जन दिखाने के लिए प्रिज्म का सहारा लेते हैं। ये हमारा प्रिज्म होता है। हालांकि प्रिज्म तो क्या होता है, एक पिरामिड के जैसा होता है, ट्रायंगुलर। ये पीछे से भी होगा ऐसे, आगे से ट्रायंगल होगा ऐसे, आगे से ट्रायंगल और पीछे तक जा रहा होगा, फिर ये है, ठीक है। इसका पिन पॉइंट अरेंजमेंट होता है। अगर आपकी आजकल क्लास खुली होती तो आप ये करते एक्सपेरिमेंट, है ना, प्रिज्म फार्मूले वाला। तो ये हमारा प्रिज्म का ABC जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है इसमें ही लाइट पड़ेगी, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन, ठीक है। ये हमारा प्रिज्म का मैंने क्या बताया, प्रिंसिपल सेक्शन बनाया। मतलब जो हमें दिख रहा है जिससे रिफ्रैक्शन होना है, स्कैटरिंग होनी है, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन। स्कैटरिंग तभी होगी जब रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बिना नहीं हो सकती स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन से कभी स्कैटरिंग नहीं होती आपके कोर्स में। तो ये ABC हमारा प्रिंसिपल सेक्शन है। और बच्चे यहाँ से क्या आती है, वाइट लाइट आती है, यहाँ पे क्या आती है, वाइट लाइट आती है। और हालांकि इसके स्कैटरिंग अंदर ही हो जाती है, बट मैं अंदर नहीं दिखा रहा हूँ, थोड़ा यहाँ से दिखा रहा हूँ, 7 मुझे वो दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। आपको भी पता है ये 7 कैसे होते हैं। जो सबसे कम स्केटर होता है वो होता है रेड, ठीक है। फिर यहाँ से लिख लो विबग्योर, VIBGYOR, ये विबग्योर होता है आपका, ठीक है। और अगर यही लाइट फिर एक उल्टे प्रिज्म पे पड़ी, ये हमने एक उल्टा प्रिज्म बना लिया, तो यही सब फिर मिल के वाइट लाइट दे देती है, ठीक है। तो ये आपने रिवर्स स्कैटरिंग भी कर दी, ठीक है। वाइट लाइट आई किसी प्रिज्म में, ये आपका भी एक प्रिज्म है, ये वाला भी आपका एक प्रिज्म है, ठीक है। तो अगर सर्कुलर प्रिज्म पे पड़ी जो सीधा प्रिज्म है, तो उससे तो वो स्केटर हो जाएगी या डिस्पर्स हो जाएगी, किसमें, विबग्योर में, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। और अगर हमने उल्टा प्रिज्म लगाया, एक और प्रिज्म लगा दिया, तो उससे दोबारा हमें क्या मिलेगा, रिवर्स स्कैटरिंग मिल जाएगी। मतलब 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर फिर वाइट लाइट में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक से आपने 10th में पढ़ा था इतना। और आपने क्या क्या पढ़ा था कि ये पढ़ा था रेड स्केटर लेस, सबसे कम स्केटर कौन होता है, रेड होता है, या रेड का डिस्पर्जन सबसे कम होता है। वायलेट सबसे ज़्यादा होता है, वायलेट स्केटर मोस्ट, सबसे ज़्यादा स्केटर कौन होता है, वायलेट होता है। ये आपने पहले ऐसे ही पढ़े थे, मतलब रट के पढ़े थे, कोई डेरिवेशन नहीं थी, कोई आपने कंक्लूड नहीं करा था, बस ये पढ़ा था कि रेड का सबसे कम डेविएशन होगा, स्केटर सबसे कम होगा, वायलेट सबसे ज़्यादा होगा। रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, वायलेट की वेवलेंथ मिनिमम होती है ना। सन लुक रेडिश एट सनराइज एंड सनसेट, ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ये सारी चीज़ें यहीं पे हम पढ़ेंगे। अब हम सिर्फ ये नहीं लिखेंगे ड्यू टू रिफ्रैक्शन, हम देखेंगे उसके पीछे क्या है। एक थे लॉर्ड रेलिग, उन्होंने अपने क्राइटेरिया दिया था, वो देखेंगे, स्कैटरिंग का क्राइटेरिया दिया था, वो यहाँ पे देखना है। फिर जब लैम्डा ये होता है ना, तो लैम्डा और म्यू का भी रिलेशन होता है। देखो डेविएशन जो होती है, अभी तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, बहुत सी बुक्स में ये 10th में था, डेविएशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। मतलब जितना घना होगा, है ना, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी कम डेविएशन होगी। अब देखो लैम्डा जो है रेड का, उसका मैक्सिमम है वेवलेंथ, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा रेड का, वो क्या होगा, मिनिमम होगा। क्यों, क्योंकि डेविएशन ज़्यादा होती तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता। अब क्या हुआ, यहाँ पे डेविएशन क्या हो रही है, सबसे ज़्यादा हो रही है ना, नहीं सॉरी डेविएशन, हाँ डेविएशन की बात करते हैं। डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मेरे हिसाब से डायरेक्ट रिलेशन है, हाँ मैं गलत हो गया हूँ, सॉरी। डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायरेक्ट रिलेशन है, और वेवलेंथ का इन दोनों से इन्वर्स रिलेशन है। ऐसा आपने 10th में पढ़ा होगा, क्योंकि 10th तो मुझे भी याद नहीं, मुझे सारा 12th का याद है, बट मैं चाह रहा हूँ ये कंप्लीट बने कोर्स, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो डेविएशन जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, या आप उल्टा समझ सकते हैं, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज़्यादा डेविएशन होगा।
और उतनी ही कम वेवलेंथ होगी। तो रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम है, इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगा। इसका मतलब जो डेविएशन है, डेल बना लेता हूँ डेविएशन को, डेविएशन रेड की मिनिमम होगी। ये आपने पढ़ा था। अब जैसे लैम्डा वायलेट का मिनिमम है, लैम्डा मिनिमम है, तो म्यू ऑफ वायलेट मैक्सिमम होगा और डेविएशन भी वायलेट का क्या होगा, मैक्सिमम होगा, जो साथियों हमें डायग्राम से दिख भी रहा है। अब सबसे मेन 12th में क्या आ जाता है, सबसे मेन हमें ये देखना है कि प्रिज्म फार्मूला होती क्या चीज़ है, क्या बला है प्रिज्म फार्मूला। तो सबसे पहले हम प्रिज्म फार्मूला की तरफ ही जाएंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे मिनिमम डेविएशन कंडीशन भी साथ में देखेंगे कि ऐसा क्या क्राइटेरिया हो जाएगा कि वाइट लाइट सबसे कम डेविएट हो, कम से कम डेविएट हो, मतलब अपने पाथ को बहुत ही कम उसमें डेविएट करे, जो उसका पाथ था असली में उसी को फॉलो करे, बहुत कम डेविएशन हो, 1-2 डिग्री का हो, 10 डिग्री तक का भी चलेगा, उससे ज़्यादा फिर दिक्कत होती है, कोई फार्मूला चेंज करना पड़ेगा। तो हम हेडिंग लगा लेते हैं प्रिज्म फार्मूला, प्रिज्म फार्मूला एंड कंडीशंस फॉर मिनिमम डेविएशन, सबसे कम डेविएशन, ठीक है। कंडीशंस तो आपको याद ही रखनी पड़ेगी, मैं कोई डेराइव कराऊंगा नहीं क्योंकि बहुत से बच्चे बायो वाले हैं, तो मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट यहाँ बताऊंगा नहीं, ठीक है, आप ऐसे ही समझ लेना। प्रिज्म फार्मूला एंड कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, ये आपकी हेडिंग है। क्या है हेडिंग, प्रिज्म फार्मूला एंड कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, ये आपकी हेडिंग है भैया। इसको साक्षी मान कर अब हम अपनी डेरिवेशन करेंगे। काफ़ी इजी मतलब डेरिवेशन है आपकी, ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है। प्रिज्म फार्मूला है और मिनिमम डेविएशन की कंडीशन बनानी है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन मान लेते हैं यहीं पे कहीं, ये हमारा प्रिज्म है और ये इसका प्रिंसिपल सेक्शन है, ठीक है। ये हमारा प्रिज्म है, प्रिज्म का नाम है ABC और इसमें बहुत सारी कहानियाँ होती है, तो शायद मुझे बड़ा बनाना चाहिए थोड़ा, ठीक है। बाकी देख लेंगे क्या चीज़ें हैं, इसको तो बड़ा बनाते हैं। ये हमने एक अपना प्रिज्म टाइप का बना लिया है, ये प्रिज्म तो नहीं है, उसका प्रिंसिपल सेक्शन है, ठीक है। प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन है, नाम दे देंगे ABC, ठीक है। तो ABC हमारा प्रिंसिपल सेक्शन है, ABC इज़ प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म। प्रिंसिपल सेक्शन क्या होता है, जहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, और हम A को मान लेते हैं प्रिज्म एंगल। एंगल A क्या है हमारा, प्रिज्म एंगल है, प्रिज्म का एंगल है। हाँ, ये प्रिज्म की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, ये प्रिज्म का एंगल है। जैसे क्रिटिकल एंगल होता है किसी एक पर्टिकुलर मीडिया के लिए, 2 मीडिया के लिए, वैसे ही प्रिज्म एंगल प्रिज्म की खास बातें हैं, ठीक है। अब 2-3 बातें आपको फैक्ट माननी पड़ेगी। देखो प्रिज्म क्या चाहता है कि कोई भी रे अगर इसके अंदर से गुजरे तो मैं इसे अपने बेस के पैरेलल कर दूँ। प्रिज्म क्या चाहता है कि कोई भी रे अगर इसके बेस से गुजरे, चाहे वो कैसी भी आए, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, वो हमेशा इसे अपने बेस के पैरेलल बनाना चाहता है। तो पहले तो आप ये नोट याद रखिए, क्या, अरे पासिंग इनसाइड प्रिज्म will tends to be parallel to base। जैसे हमारा बेस यहाँ कौन है, BC है, ठीक है, पैरेलल टू बेस BC। या तो आप ये समझ लीजिए कि कोई रे ऑफ लाइट अगर प्रिज्म के अंदर से गुजरेगी तो इसके बेस के वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। या प्रिज्म ऐसा चाहेगा कि कोई भी रे ऑफ लाइट मेरे अंदर से गुजरे तो मेरे बेस के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। इसका बेस कौन है, BC, उसके ये पैरेलल हो जाए। ए क्या है, प्रिज्म एंगल। अब जरा हम बनाने की कोशिश करते हैं, तो डायग्राम यहाँ आ जाएगा, कोशिश करेंगे साहब। मान लो एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई कि और इसने यहाँ पे L पे हिट करा, ये रे ऑफ लाइट ऐसे आई। आपको पता है होगा क्या, जैसे ये रे ऑफ लाइट अंदर जाएगी तो आपको पता है रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो मैं एक नॉर्मल बना लेता हूँ यहीं पे, इसे बोला N1, इसे बोला O, ठीक है। और आपको पता है रे ऑफ लाइट का ओरिजिनल पाथ था ये, इसे जाना ऐसे था, बट क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का हम म्यू मान लेते हैं, और बाहर है एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1,
ठीक है, अंदर का म्यू मान लो, बाहर एयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट ऐसे गई तो हमें देखना है क्योंकि मीडियम चेंज हो रहे हैं, हम एयर से कहाँ जा रहे हैं, प्रिज्म के अंदर जा रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो ऑब्वियसली आपका रिफ्रैक्शन होगा। अब हम ऐसे जाना चाह रहे थे, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो हमें सीधे जाना था, बट क्योंकि हमारे मीडियम चेंज हो रहे हैं तो हमारा रिफ्रैक्शन होगा। देखो ये नॉर्मल है, ठीक है, जब हम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएंगे तो इट बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ हो जाएगी, तो ये ऐसे होनी चाहिए, ऐसे ऐसे होनी चाहिए, ऐसे ऐसे होनी चाहिए। फिर प्रिज्म की भी बात आती है कि वो इसे अपने बेस के पैरेलल बनाएगा, तो रे ऐसे ना जाके थोड़ा ऐसे हो जाएगी, तो थोड़ा मैं बेस के क्या दिखाऊंगा, पैरेलल दिखाऊंगा, थोड़ा ऐसे। क्लियर है? ठीक है, अब दोबारा हमारा देखो क्या हो रहा है, अब दोबारा हमारा क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है। अब हम प्रिज्म से बाहर को जा रहे हैं, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और जब हम बाहर जाएंगे तो एयर है, तो दोबारा हमें नॉर्मल बनानी पड़ेगी क्योंकि दोबारा मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं N2 और ये हमारी नॉर्मल होगी N2O, पहली वाली थी N1O। अब दोबारा मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो अभी भी आप देखो इसे जाना था सीधा, इसे जाना था सीधा, बट क्योंकि हम जा रहे हैं डेंसर से रेयर तो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो नॉर्मल की तरफ नहीं होगी, नॉर्मल से दूर जाएगी, पहले तो ओरिजिनल पाथ ये था, अब हम जा रहे हैं डेंसर से रेयर तो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। नॉर्मल कहाँ है, ये रहा, और ये पहले से यहाँ है तो इससे भी दूर भाग जाएगी। नॉर्मल कहाँ है, ये है ऊपर N2O, और ये रे ऐसी है, और हम जा रहे हैं डेंसर से रेयर तो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो कुछ नीचे को आते हुए आपको दिखेगी। ठीक है, तो K से L, L से M और M से फिर N, ऐसे हमने बना दिया, KLMN कर सकते हो ना ऐसा। N1 N2 नॉर्मल से, N तो आपका पाथ है, तो देखो रे का पाथ कैसे हुआ, यूँ हुआ, प्रिज्म के अंदर ऐसा फिर ऐसा। ठीक है, ये आप याद रखना। चलो इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया है। अब देखिए ओरिजिनली रे हो क्या गई, ये है, और वैसे थी ऐसे, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये थी ऐसे, अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये थी ऐसे, प्रिज्म नहीं होता तो सीधे जाती, बट हो ऐसे गई। तो फाइनली देखिए डेविएशन कितने का आया है, यही हमारा डेल है, ये हमारा डेविएशन है। व्हाट इज डेविएशन, डेविएशन इज द, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट ले रहे हैं अभी एक ही रंग की है ना। व्हाट इज डेविएशन, सिंपली डेविएशन इज द एंगल बिटवीन ओरिजिनल पाथ, मतलब विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, विदाउट एनी प्रिज्म, एंड द रिफ्रैक्टेड पार्ट और द डेविएटेड पाथ। तो अगर प्रिज्म नहीं होता तो इसने ऐसे जाना चाहिए था, बट ये हो ऐसे गई, तो इसको ही मैंने पीछे एक्सटेंड करा, ये हमारा डेल आ गया, और डेल ही आपका क्या है, डेल ही आपका एंगल ऑफ डेविएशन है। इस पॉइंट को मैं P मान लेता हूँ। क्लियर है इतना, शाबाश। तो हमें ये पता चला कि कोर्स ऑफ रे, रे का कोर्स कैसा है, कोर्स ऑफ रे ऐसा कुछ है, पहले K से L, K से L, देन L से M, L से M, देन है आपका M से N। ठीक है, इतना हो गया। आपने प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लिया, बाहर एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। व्हाट इज डेल, डेल इज द एंगल ऑफ डेविएशन, डेल इज द एंगल ऑफ डेविएशन बिटवीन ओरिजिनल पाथ एंड डेविएटेड पाथ। जो पाथ डेविएट हो गया उसका एंगल किसके साथ, ओरिजिनल पाथ के साथ। जैसे ये है ओरिजिनल पाथ और ये डेविएट हो गया तो वो एंगल है। नॉर्मल ऐसी है। अब आप देखिए एक चीज़, ये मैंने सारी चीज़ें आपके लिए लिख दी है। अब थोड़ा हम डायग्राम को और जिंदा करेंगे और देखेंगे इस डायग्राम में और क्या चीज़ें हैं अंदर ही अंदर। तो आप सिंपल सा देखिए, आप ये देखें, ये पहली सरफेस है, ये पहली सरफेस के मैंने किस पॉइंट पे वो करा, तो आप इसको नाम दे सकते हैं, वैसे कोई एक बात नहीं है, एल नाम दे रखा है आपने। अब देखिए एट एल पॉइंट पे ये हमारी थी इंसिडेंट रे, थी नहीं थी, ये हमारी थी इंसिडेंट रे, ये हमारी थी इंसिडेंट रे, ये हमारी थी इंसिडेंट रे, और ये था हमारा नॉर्मल, ये थी हमारी इंसिडेंट रे, ये क्या है हमारी इंसिडेंट रे, और ये क्या है नॉर्मल। इनके बीच का एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, बट क्योंकि ये पहली सरफेस है तो इसे I1 बोल लेते हैं। क्या बोल देते हैं, I1। क्लियर है इतना, शाबाश। अब आप देखिए, ये है हमारी रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे ये थी, ये था नॉर्मल, इनके बीच का एंगल पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हमारी रिफ्रैक्टेड रे ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है और ये हमारा नॉर्मल है। ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, ये हमारा नॉर्मल है। रिफ्रैक्टेड रे ये री, नॉर्मल ये रहा, इनके बीच का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बट पहला वाला। क्लियर है इतना, शाबाश।
आ जाइए दोबारा। अब अगर आप देखें, मान लो कि कोई बंदा बोलता है नहीं सर मैं तो ऐसे नहीं करना चाह रहा, मैं यहाँ से भेजना चाह रहा हूँ। अगर वो बंदा यहाँ से भेजता तो पाथ तो ऐसे ही आता, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, पाथ ऐसे ही आता, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। अब अगर वो यहाँ से भेजता, मैं दोनों केस बता रहा हूँ एक ही साथ, कोई घबराने वाली बात नहीं है, दोनों केस एक साथ बनाओ। अगर वो यहाँ से जाता यूँ फिर ऐसे हो जाता, तो अगर ये एरो उल्टे भी कर देता तो देखो ये है इंसिडेंट रे, ये क्या है इंसिडेंट रे, उसको भूलो। अब एम साइड से हम रिफ्रैक्शन करवा रहे हैं, एम साइड से लाइट को भेज रहे हैं, तो ये लाइट ऐसे जाती और ऐसे हो जाती फिर ऐसे हो जाती। तो देखिए ओरिजिनल पाथ तो इसका ये था, ओरिजिनल पाथ ये था, ओरिजिनल पाथ ये था, और ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल। तो आप ध्यान से देखिए इंसिडेंट रे थी ये, इंसिडेंट रे है ये, ठीक है, और नॉर्मल है आपका ये आपका नॉर्मल है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी नॉर्मल है। इनके बीच का एंगल क्या बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और दूसरी सरफेस का I2। हालांकि अगर आप यहाँ से भेजते तो ये आपका इमरजेंट एंगल होता है E। कौन सा एंगल होता है, इमरजेंट एंगल। तो आपको पता ही चल गया रिलेशन क्या है यहाँ पे, I2 और E क्या है, बराबर है। अगर आपको एक क्वेश्चन आए व्हाट इज द रिलेशन इन द प्रिज्म फॉर इमरजेंट एंगल एंड सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आपको लिखना है I2 कितने के बराबर है, E के बराबर है, ये आप याद रख लेना, ठीक है। तो I2 हो गया। अब आप देखिए कि ये लाइट अगर ऐसे आती तो यूँ रिफ्रैक्ट हो जाती, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे होती और ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, ये हमारा नॉर्मल है। तो इनके बीच का एंगल होता एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर सेकंड सरफेस। क्लियर है, मैं दोनों के एक साथ ले जा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इतना आप लोगों ने लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बार बार देख लेना समझ में आ जाएगा। अब एक चीज़ देखो, ये तो आपका नेट एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, ये आपका नेट एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, ये आपका डिफ्लेक्शन एंगल है ना, ये एंगल ऑफ डेविएशन है, ये आपका नेट एंगल ऑफ डेविएशन है। मैं अगर आपसे कहूँ कि हर सरफेस में लाइट को ये दुख झेलना पड़ा कि उसका डेविएशन हुआ, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। आप खुद देखिए, लाइट नेट डिफ्लेक्ट ऐसे थी और ऐसे गई, तो नेट डिफ्लेक्शन या आपका डेविएशन कितना है, डेल है, नेट डेविएशन आपका डेल है। बट मैं अगर इंडिविजुअल डेविएशंस की बात करूँ तो वो भी हुआ है। कैसे, देखिए लाइट को जाना था ऐसे, लाइट को जाना था ऐसे, ठीक है, लाइट को जाना था ऐसे, हो ऐसे गई, लाइट को जाना था ऐसे, हो ऐसे गई, जाना ऐसे, हो ऐसे गई। तो ये एक और डेविएशन एंगल बना पहली सरफेस का, जिसे बोलते हैं डेल 1। अब देखिए यहाँ पे देखो, लाइट को जाना था ऐसे, 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 हो ऐसे गई, हो ऐसे गई, जाना ऐसे, हो ऐसे गई, जाना ऐसे, हो ऐसे गई। तो ये चीज़ हुई एंगल ऑफ डेविएशन सेकंड, डेल 2। बट मैं अगर आपसे बोलूँ कुछ चीज़ वर्टिकली अपोजिट है, क्या है वो वर्टिकली अपोजिट, ये एक लाइन होगी, लाइट को जाना ऐसे था और हो ऐसे गई। ध्यान से देखो, लाइट को जाना ऐसे था, हो ऐसे गई, जाना ऐसे, हो ऐसे गई। तो इनके बीच में जो भी एंगल आएंगे वो वर्टिकली अपोजिट होंगे। इस साइड डेल 2 है, तो ये अंदर भी कितना बना, डेल 2 बना, ये अंदर भी कितना बना, डेल 2 बना, कितना बना, डेल 2 बना, ठीक है। लाइट को जाना ऐसे था, हो ऐसे गई, ये डेल 2, तो वो भी डेल 2। तो अब इसलिए बोल रहा था मैं, थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा, आप ध्यान से देख लीजिए क्या चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ साफ तो दिख ही रहा है। अब मैं क्या करता हूँ आपके लिए एक बार ये बाहर बना लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ देखिए क्या है, ये बनाया, थोड़ा बड़ा बना ले, ये बनाया ना दूरबीन की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, ऐसे देख लो, AL ये M है, ठीक है। और यहाँ पे दो नॉर्मल भी है, देखो क्या है, ये है N2O और ये है N1O, ठीक है। अच्छा ये एंगल प्रिज्म एंगल ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नीचे क्या है, ऊपर क्या है, डेल 1, यहाँ क्या है R1, इधर क्या है डेल 2, इधर क्या है R2, और एक रे ऑफ लाइट जो ऐसे जा रही है, तो इसने यहाँ क्या बनाया I1, और अगर वहाँ से रे ऑफ लाइट पहुँचाते तो इसने यहाँ क्या बनाया था I2, पूरा यहाँ तक है ना, यहाँ तक पूरा पूरा है ना ये, हाँ पूरा है, कितना यहाँ तक आपका है I2, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। साथ में मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, क्या कि आप क्या हो सकता है, और
हाँ ये चीज़ें तो हो ही गई, del 1 बना लिया, del 2 बना लिया। अच्छा del 1 del 2 P पॉइंट के साथ है ना, ठीक है। तो ये del 1 del 2 यहाँ पे ना होके P पॉइंट के साथ है, ये हमने गलती कर दी, वहाँ पे देखो P पॉइंट के साथ है वो। अच्छा तो यहाँ पे हम एक P पॉइंट ऐसा बना लेते हैं आपके लिए, ये एंगल हो गया del 1, ये एंगल हो गया del 2, ठीक है। और ये जब बाहर निकल रही है ऐसे तो ये पूरा एंगल कितना है, del है। तो कुल मिला के बात ये थी, ठीक है, कुल मिला के बात ये थी, देख लीजिए अच्छे से। तो मैंने 2 बार डायग्राम बना लिया, ठीक से देख लेना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आप लोगों के लिए एक चीज़ और बनाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ वो आप लोग देखिए। मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि इस डायग्राम को मिटा के आपके लिए एक प्रिलिमिनरी डायग्राम और बनाता हूँ, ठीक है। सर वो डायग्राम कहाँ बनाओगे, तो कोशिश करेंगे यहीं कहीं बना ले, ऊपर बना लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिए क्या होगा। आप ये देखिए, आप पे है ALM, ALM, और यहाँ पे मैं नॉर्मल्स बना लेता हूँ, एक नॉर्मल ये रही, एक नॉर्मल ये रही, V0 या O या N1 और ये N2, ठीक है। इसके बाद देखो ये एंगल कोई डिनाई नहीं कर सकता कितना है, R1 है, ये एंगल कितना है, R2 है, और आपसे ये कोई डिनाई नहीं कर सकता नॉर्मल जो होती है 90 डिग्री बनाती है सरफेस से, इतना कोई आपको पता है ना कि। तो ये जो नॉर्मल होगी, अगर मैं इसे एक्सटेंड भी करता है ऐसे, तो ये जो नॉर्मल है ये कितना एंगल बनाएगी यहाँ पे, 90 डिग्री बनाएगी। मतलब ये पूरा एंगल जो होगा, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, और ये पूरा एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। नॉर्मल हमेशा कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। और 90 डिग्री कहाँ से होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और R1 पे ख़त्म होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और R2 पे ख़त्म होगा। तो ये चीज़ आपको विजुलाइज़ करनी है, ठीक है। बाकी कुछ है नहीं इसमें, ये चीज़ अगर आप विजुलाइज़ कर लोगे तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने बोला ये पूरा एंगल कितना है, 90 है। इसका छोटा सा पार्ट ये R1 है, ये पूरा एंगल कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एंगल कितना है, 90 है। और इसका ये पार्ट R1 है, तो ये ऊपर वाला क्या बचा, 90 माइनस R1 बचा। सेम गोस फॉर हेयर, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल कितना है, 90 है, और उस 90 का ये छोटा सा पार्ट कितना है, R2 है। तो बचा वाला पार्ट क्या होगा, 90 माइनस R2 होगा। ये आपको समझ के रखना है भैया, ठीक है। पूरा एंगल 90 था, तो उसका छोटा सा पार्ट 90 का पार्ट R1 है, ठीक है। जैसे ये 30 हो गया तो वो 60 होगा। तो ये अगर R1 है, पूरा एंगल 90 है, तो ये होगा 90 माइनस R1। ऐसे ही अगर ये R2 है तो ऊपर वाला क्या होगा, 90 माइनस R2 होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्लियर, गुड। चलिए अब मैं आपको एक फाइनल चीज़ बता देता हूँ कि जब आपको ये चीज़ें पता चल गई तो आप ये देखें, इन फेस ए बी में क्या होगा। क्या आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल पता है, यस सर। तो देखिए एक ये है, अच्छा चलो नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है, उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। मैं कहना ये चाह रहा था, सिंपल सी बात, कि एक तो ये है और एक ये है, ये दोनों कैसी हैं, वर्टिकल लाइंस है। इधर कुल मिला के ये लाइन एंगल बना रही है I1, और उधर कुल मिला के 2 चीज़ बना रही है, एक del 1 और एक R1। देखो ये ऐसी लाइन, वो ऐसी लाइन, यहाँ इंक्लूडेड एंगल है I1 और यहाँ इंक्लूडेड एंगल है del 1 और R1। ऐसी सेम गोस फॉर हेयर, ये लाइन है और ये लाइन है, यहाँ इंक्लूडेड एंगल है I2 और यहाँ इंक्लूडेड एंगल है del 2 और R2, ठीक है। तो I2 बराबर del 2 प्लस R2, और ऐसे यहीं पे I1 बराबर del 1 प्लस R1, क्योंकि ये हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हम लगाना चाहेंगे, ठीक है। चलिए हाँ बच्चों, मैं आपसे कह रहा था कि आप ये देखिए, एक लाइन ये रही, ठीक है, और एक लाइन ये रही, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। इन दोनों के बीच में जो भी एंगल आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। हम हॉरिजॉन्टल वाले देख रहे हैं, ऊपर वाले नहीं देख रहे हैं। तो ये लाइन और ये लाइन, इधर कुल मिला के एंगल है I1 और उधर कुल मिला के एंगल है del 1 और R1। इसका मतलब del 1 प्लस R1 बनेगा I1 के बराबर, del 1 प्लस R1 बनेगा I1 के बराबर। सेम गोस फॉर हेयर, यहाँ पे क्या, एक लाइट ऐसे जा रही है और एक रे ऐसे आ रही है, नॉर्मल वाली, नॉर्मल ये रही, और ये ऐसे है। तो यहाँ कुल मिला के एंगल क्या है, N2 और N के बीच की कुल मिला के एंगल है I2 या E, और यहाँ कुल मिला के एंगल है del 2 और R2,
तो ये चीज़ें हमें लिखनी। तो इन फेस ए बी आई वन होगा कितने के बराबर, del 1 प्लस आर वन। ठीक है, ये कहाँ से हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ऐसे इन फेस ए सी जो हमारा फेस है ए सी फेस में आप पे कुल मिला के N2O और NP के बीच में यहाँ पे कितना है, N2 और N के बीच में है I2 और यहाँ पे कितना है, अंदर देखिए यहाँ पे कितना है, del 2 और R2 है। तो I2 इज इक्वल टू del 2 प्लस R2। ठीक है, ये भी हो गया हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है भैया, ये आपको समझ में आई, वर्टिकली अपोजिट एंगल हुए ये। क्लियर इतनी बातें, शाबाश। अब मान लो इतनी चीज़ें हो गई, तो मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। वो बात क्या है, यहाँ से देखिए, आप नीचे ही लिखना, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिखूँगा। आप ये देखिए, आपको एक ट्रायंगल और दिख रहा होगा जिसमें ऊपर कितना है, del 1 है, इधर कितना है, del 2 है। ठीक है, और भैया ये एंगल है del, दिख रहा है आपको, ये है del, ये है del 1, ये है del 2, ये है del, ये है del 1, ये है del 2। बड़ा भी बना देता तब भी आपको कन्फ्यूज़न होता ही, बट आप अभी जवान बच्चे हो, आके देख सकते हो आप अच्छे से यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए, ये del है, del बाहर है, और del 1 और del 2 अंदर है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल PLM। ठीक है, मेरे हिसाब से इस डायग्राम को मिटाना ही पड़ेगा, दोबारा बना लेंगे, है ना। तो आपको समझ में आ गया, अपना डायग्राम बना लेना वाला है ना। अब मैं यहाँ देखता हूँ, एक ही बार बनाना, मेरे को दोबारा बनाना पड़ेगा। इन ट्राइंगल PLM ट्राइंगल में del बराबर टोटल डेविएशन होगी del 1 प्लस del 2। ठीक है, del बराबर कितने के, del 1 प्लस del 2। del 1 del 2 इंडिविजुअल डेविएशन है कहाँ पे, AB फेस में है del 1, AC फेस में है del 2, और टोटल डेविएशन del है। बच्चों इन दोनों से हम del 1 और del 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए del की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेविएशन आपको बनाना आ रहा है ना, ऐसे बनाना और ऐसे कर देना। ठीक है, del 1 देखिए यहाँ से कितना आएगा, del 1 की वैल्यू होगी I1 माइनस R1, तो हम यहाँ लिख लेंगे I1 माइनस R1। ठीक है, प्लस del 2 की वैल्यू नीचे वाले से आएगी, del 2 की वैल्यू आएगी I2 माइनस R2। भाई को साथ में लिख लो, तो del की वैल्यू देखिए क्या आएगी, I1 I2 को साथ में लिखा तो I1 प्लस I2। और बच्चों इन दोनों में ही माइनस है, तो दोनों से ही माइनस कॉमन ले लिया। अब जब दोनों से ही माइनस कॉमन ले लिया तो दोनों ही पॉजिटिव बन गए, ये भी R1 और वो R2। ठीक है, इस चीज़ को आप संभाल के रखिएगा, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। मैंने वर्टिकली अपोजिट लगाया, I1 इज इक्वल टू del 1 प्लस R1 और I2 कितने के बराबर, del 2 प्लस R2। उससे पहले आपको पता ही है सारी कहानी क्या थी। ठीक है, आपका प्रिज्म था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था, यहाँ पे आपका एयर था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था। आपने क्या करा, KL, L से M से N बनाई, नॉर्मल बनाया, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल I1, और नॉर्मल के बाद जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है उसके बीच का एंगल R1। अब कोई बंदा अगर इधर से देखेगा तो उसको क्या लगेगा, लाइट ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, तो ऐसे और नॉर्मल के बीच का एंगल पूरा, ऐसे और नॉर्मल के बीच का एंगल पूरा I2, और ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल R2। अब देखिए रे ऐसे हो गई, रे ऐसे जानी थी, हो ऐसे गई, तो इसे पीछे एक्सटेंड करा, ये हमारा हो गया del। अब इंडिविजुअल डिफ्लेक्शन भी हुए होंगे, देखो रे को जाना ऐसे था, हो ऐसे गई, तो ये हो गया del 1, रे को जाना ऐसे था, हो ऐसे गई, ये हो गया del 2, और वर्टिकली अपोजिट की वजह से ये भी कितना हो गया, del 2। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपसे कह दी थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली वही वो जो ट्राइंगल था वो मैं आपको एक बार बता दूँ। उस ट्राइंगल में क्या था, यहाँ था A, यहाँ था L, यहाँ था M। आपने तो बना दिया ना, मैं एक बार दिखा रहा हूँ आपको। ये N1O, वो N2O, ये एंगल था R1, ये था R2। ये पूरा एंगल 90 होगा, ये पूरा एंगल 90 होगा, तो ये होगा 90 माइनस R1 और ये होगा 90 माइनस R2। ठीक है, मेरे पे जगह नहीं है तो मैं ऐसे बना रहा हूँ, 90 माइनस R1 और 90 माइनस R2। तो अगर हम ट्राइंगल ALM लें और यहाँ ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, तो एंगल A प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2, सारे इंक्लूडेड एंगल अंदर के, प्रिज्म एंगल A प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 ट्राइंगल का सम होगा कितने के बराबर, 180 के बराबर। तो A प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 कितने के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो ये आपको याद रखना है। तो हम ले लेंगे इन ट्राइंगल ALM, इन ट्राइंगल ALM, और ध्यान रखिएगा यहाँ पे कहाँ है वो 90 माइनस R1। ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये पूरा ये चीज़ होगी 90 माइनस R1। और ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा
ये होगा 90 माइनस R2, ठीक है। तो ALM ट्राइंगल के अंदर क्या क्या है, ऊपर तो है एंगल A प्लस इधर कितना है, ये पूरा एंगल कितना है 90 माइनस R1 है, 90 माइनस R1 प्लस इधर देखिए पूरा एंगल कितना है, पूरा 90 माइनस R2, 90 माइनस R2। अब यहाँ क्या कर रहा है, हट, बराबर कितने के 180 के बच्चे, कितने के बराबर 180 के, ठीक है। के इधर बना लेते हैं छोटा सा, ये रहा यार 90 90 180, 180 से 180 कैंसिल हो गया। A माइनस R1 माइनस R2 कितने के बराबर आ गया, उधर कुछ नहीं बचा, 0। तो A प्रिज्म एंगल की वैल्यू आ गई R1 प्लस R2। मैं चाहता हूँ इसे आप कोई इक्वेशन बोल लो अल्फ़ा, ठीक है, या अल्फ़ा इक्वेशन हो गई। तो देखिए आपकी फर्स्ट से क्या चेंज हुई, तो फ्रॉम फर्स्ट आप पे देखिए क्या आया, डेल आया, शाबाश। यहाँ पे कितना है I1 प्लस I2 है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है माइनस है, ठीक है। और R1 प्लस R2 कहाँ कितना बना, A बना। R1 प्लस R2 कितना बना, यहाँ से देखो R1 प्लस R2 कितना बना, A बना, कहाँ से, फ्रॉम कौन सा, अल्फ़ा, अल्फ़ा से बना, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, इतना आ गया ना बच्चे समझ में, ठीक है। और कुछ बना सकते हैं, नहीं इतना काफ़ी रहेगा मेरे हिसाब से, और तो कुछ हो नहीं सकता। डेल इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A हो गया, और A इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 हो गया। मैं चाहता हूँ कि ये जो है डेल इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A, ये फर्स्ट से चेंज हुई और अल्फ़ा डाल के चेंज हुई, इसे अब बीटा मान लो। अब इस डायग्राम की मेरे हिसाब से कोई मुझे अदद ज़रूरत नहीं है, डायग्राम में मिटा रहा हूँ, आपकी कॉपी में तो बन चुका है, आपको रिफ़र कर दूँगा। तो हम पे ये चीज़ आ गई, ठीक है। PLM ट्राइंगल देख रहे थे आप, एक्सटीरियर एंगल था डेल, अंदर थे डेल 1 प्लस डेल 2, तो डेल इज़ इक्वल टू डेल 1 आ गया, वहाँ से I1 माइनस R1 वर्टिकली अपोजिट से, इस साइड क्या था I1, वहाँ था डेल 1 R1, इस साइड क्या था I2, यहाँ था डेल 2 R2। तो I1 इज़ इक्वल टू डेल 1 प्लस R1, तो डेल 1 इज़ इक्वल टू I1 माइनस R1, वो यहाँ डाल दिया, और डेल 2 इज़ इक्वल टू I2 माइनस R2, वो यहाँ डाल दिया, भाई भाई साथ में कर दिए। ट्राइंगल ALM देखा, ऊपर A है, नीचे R1 था, पूरा एंगल 90 था, तो R1 के ऊपर क्या होगा 90 माइनस R1, और उधर क्या होगा 90 माइनस R2। वो ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी को सॉल्व करेंगे, बराबर 180 के, 90 से 90 180 हुआ, 180 से 180 कैंसिल, उस साइड बनेगा 0, A की वैल्यू R1 प्लस R2 ऊपर डाल देना, उसे बीटा इक्वेशन मान लेना। तो इतनी चीज़ें आपकी चल रही थी। देखो बजट की कमी है तो इसलिए हमें ऐसे करना पड़ता है, ठीक है, ये चीज़ होगी। अब लगाते हैं हम मिनिमम डेविएशन कंडीशन, मिनिमम डेविएशन कंडीशन, अप्लाइंग मिनिमम डेविएशन कंडीशन। देखो मैं उसे प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, मिनिमम डेविएशन कंडीशन को, मिनिमम डेविएशन कंडीशन, क्योंकि इसमें मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट आता है, और ख़ास तौर पे बोर्ड्स ने ये बोल रखा है कि मिनिमम डेविएशन जो कंडीशन है वाया मैक्सिमा मिनिमा, वो ज़रूरी नहीं है कि आप सब ही सॉल्व करें, आप उसे बेस मान के भी लिख सकते हैं। आगे भी जब हम न्यूटन्स आईपीस और रैमडन्स आईपीस पढ़ते हैं हायर क्लासेस में, तब भी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती ऐसी। देखो मिनिमम डेविएशन मतलब क्या है कि डेल को हमें डेल मिनिमम बनाना है, सबसे कम डेविएट हो। सबसे कम डेविएट मतलब क्या हुआ बच्चे, अगर हम यहाँ पे देखें प्रिज्म था, ठीक है, लाइट आई पैरेलल हो गई, फिर वो ऐसे हो गई, बट मैं चाह रहा हूँ देखो उसका रियल पाथ ऐसे था ना। मिनिमम मतलब क्या होगा, अभी तो ये डेल है, मिनिमम मतलब क्या होगा, वो कम से कम डिफ्लेक्ट हो, तो मतलब बहुत ही कम डिफ्लेक्ट हो, ऐसे, इससे भी कम हो अगर आप देख पाएँ, और कम, इससे भी और भी कम, ऐसे, ठीक है। तो धीरे धीरे वो मतलब बहुत ही कम एंगल हो जाएगा, लगभग 10 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो डेल को हमें मिनिमम बनाने सबसे कम डेविएट हो, ओरिजिनल पाथ ये था डेविएट ऐसे हुई, ठीक है। उसके लिए भैया आपका डेविएशन डिस्पर्जन स्कैटरिंग मिनिमम होनी चाहिए, सबसे कम होनी चाहिए। उसके लिए कंडीशन क्या है, सिंपल सी बात, डेल मिनिमम क्या होगा, जब पहली सरफेस में एट ए सरफेस में जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही बी सरफेस में इमर्जेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस सेकंड बने, ठीक है। I1 इज़ इक्वल टू I2 इज़ इक्वल टू ई, वो तो मैंने आपको लिखा ही दिया था कि I2 ई के बराबर है, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है कि जितनी पहली सरफेस में एंगल ऑफ इंसिडेंस बना उतनी ही दूसरी सरफेस में भी बने, और जितनी पहली सरफेस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया, मैं एक काम करता हूँ ई एन आई से दोनों को आई लिख देता हूँ, दोनों आई मान लिए, और जितनी पहली सरफेस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया उतनी ही दूसरी सरफेस में आए, मतलब इसे हम आर मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लिया, आर मान लिया, क्लियर इतनी बातें भैया, क्या मान लिया, आर मान लिया। ये मिनिमम कंडीशन है।
अगर आपसे मिनिमम कंडीशन पूछे तो यही है कि डेल मिनिमम कब होगा, डेल मिनिमम कब बनेगा, जब दोनों सरफेस के एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम हो जाए और दोनों सरफेस के एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी सेम हो जाए। ए बी में क्या था, I1 R1 था, वो AC के बराबर हो जाए, मतलब I2 R2 के बराबर हो जाए। अब यही चीज़ डालेंगे, देखो ये तो पुट करेंगे इन किस में, I1 I2 वाली कंडीशन कहाँ है, पुट इन बीटा, और ये पुट करेंगे इन अल्फ़ा, ये अल्फ़ा में पुट करो, बीटा में पुट करो। तो देखिए फ्रॉम अल्फ़ा, अल्फ़ा इंसान है, देख अल्फ़ा से देख क्या आया, A इज़ इक्वल टू कितने के बराबर, यहीं पे देख R1 R2, R1 भी कितना है R, R2 भी कितना है R, तो A आ गया R प्लस R कितना 2R। तो मैं चाहता हूँ यहाँ से R की वैल्यू निकाल ले, R की वैल्यू होगी A/2, निकाल सकता है ना, R की वैल्यू कितनी हो गई, A/2 हो गई, कोई दिक्कत नहीं, A हो गया R प्लस R 2R, ठीक है सर हम समझ गए। फिर R अगर R प्लस R 2R होगा तो R की वैल्यू A/2 हो जाएगी, मैंने बोला भाई ठीक है। अब देख फ्रॉम बीटा से देख क्या आएगा, देखिए डेल है ना जो, ये मिनिमम बन जाएगा, डेल मिनिमम। आगे बढ़ो, I1 प्लस I2, ध्यान से देखना I1 प्लस I2, I1 और I2 दोनों सेम है I, तो ये भी I ये भी I प्लस I कितना 2I, और माइनस कितना है, प्रिज्म एंगल A है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डेल मिनिमम आ गया 2I माइनस A, ठीक है, यहाँ से I निकाल ले, तो देख डेल मिनिमम प्लस A कितने के बराबर 2I, ये मैं बोल सकता हूँ, A उधर गया तो डेल मिनिमम प्लस A 2I, 2 को भी उधर भेज दे तो A प्लस डेल मिनिमम बाई 2 कितना आ जाएगा, I आ जाएगा। अब सीधा हम प्रिज्म फार्मूला लगा देते हैं, वो कैसे लगेगा, स्नेल्स लॉ लगाएंगे और बातें बन जाएंगी, ठीक है। तो इस डेरिवेशन को बहुत बार प्रिपेयर करो आप, ऑप्टिक्स की, AC की, मैग्नेटिज्म की, करंट की, ये कुल मिला के 110 120 से डेरिवेशन है, अगर आपके 50 भी है अच्छी तगड़ी, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी रेशियो मानते हैं हम, तो 50 भी है तो आपके कम से कम 70 में से 65 66 इतने मार्क्स आ ही जाएंगे, 65 66 मार्क्स आ ही जाएंगे 70 में से। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ, अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं, ठीक है, हम कैसे गई, लाइट कैसे गई, हम पहली सरफेस ले रहे हैं, रेयर से डेंसर गई, ठीक है। हाँ कुछ अप्रॉक्सीमेशन तो मानना ही पड़ता है ना, देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसे कोई चीज़ नहीं होती तब भी हम अप्रॉक्सीमेशन मानते हैं, लेंस में इतने एरर्स होते हैं तब भी हम इमेज वहीं बनाते हैं जहाँ हमें बनानी होती है। तो ऐसे मैं अप्रॉक्सीमेशन मान रहा हूँ, स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ रेयर से डेंसर पहली सरफेस में, तो आपको पता है वो क्या होता है, 1μ2 बराबर रेयर से डेंसर जा रहे तो I ऊपर, R कहाँ आएगा नीचे, यही है ना बच्चे, तो 1μ2 साइन I, देख I की वैल्यू तो मुझे कितनी खास दिख गई, I की वैल्यू क्या है, A प्लस डेल मिनिमम बाई 2, तो A प्लस डेल मिनिमम अपॉन में कितना 2, और अपॉन में साइन R देख कितना है, R है A/2, R है A/2, तो ये लिख सकता है तू। बट मैं चाहता हूँ कि 1μ2 को भी आप खोल लो ना साहब, क्या दिक्कत आ रही, 1μ2 को आप खोलोगे, 1μ2 को तो μ2 बाई μ1 आएगा, μ2 तो म्यू था, μ1 आपका एयर था, μ1 आपका क्या था, एयर था, तो नीचे 1 आ जाएगा, तो एक कुल मिला के सॉल्व होकर कितना आएगा, म्यू आएगा। भाई μ2 तो म्यू था ना प्रिज्म का, ये था प्रिज्म का, और μ1 था एयर, तो μ1 1 हो गया और μ2 म्यू हो गया। तो फाइनली आपका प्रिज्म फार्मूला, फाइनली अब कुछ छेड़खानी नहीं, फाइनली आपका प्रिज्म फार्मूला देखिए क्या आया, फाइनली आपका प्रिज्म फार्मूला आया, 1μ2 बन गया म्यू इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन A/2, ये। अब ये वैलिड कहाँ है, ये मैं आपको बता दूँ, वैलिड है ये थिक प्रिज्म के लिए, वैलिड फॉर थिक प्रिज्म, थिक प्रिज्म होगा तो उसमें डेविएशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। प्रिज्म की थिकनेस मतलब उसका नेचर डेविएशन को सपोर्ट करता है, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 डिग्री, तो ये फार्मूला लगा सकते हो। बट अगर थिन प्रिज्म हो, यहाँ आपकी डेरिवेशन ख़त्म हो गया, अब स्पेशल केस बता रहा हूँ। बट मान लो कि अगर आप पे थिन प्रिज्म हो, पतला प्रिज्म हो, तो थिन प्रिज्म के लिए क्या लगाएं सर, तो बहुत ईजी है बेटा, थिन प्रिज्म के लिए क्या करोगे, क्या करे, कोई मरता नहीं तो क्या करता। थिन प्रिज्म के लिए आपको पता ही है कि साइन थीटा नियरली इक्वल टू हो जाएगा थीटा, मैंने बोला था ना जब एंगल छोटे होते हैं तो साइन थीटा नियरली इक्वल टू हो जाएगा थीटा दोनों को ही बता रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थीटा दोनों को ही बता रहा है। तो देखिए फिर म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो साइन A प्लस डेल मिनिमम बाई 2 है, मतलब ये साइन थीटा है, ये तो नियरली इक्वल टू कितने के आ गया, थीटा के ही आ गया, ठीक है। तो
अब ये साइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आ जाएगा a प्लस डेल मिनिमम बाई 2, प्रिंसिपल डिवीजन ये रहा, नीचे है a बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। सर ये साइन कहाँ गायब कर दिए? अबे भैया बोल तो रहा हूँ साइन थीटा नहीं एल इक्वल टू थीटा है, ये साइन थीटा होगा इसकी जगह थीटा ही लिख दो, थीटा अंदर वाली चीज़ है, ये साइन थीटा है इसकी जगह थीटा ही लिख दो, अंदर वाली चीज़ है a/2, तो 2 से 2 कट गया, म्यू की वैल्यू कितनी आई a प्लस डेल मिनिमम बाई a, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, म्यू a इज इक्वल टू a प्लस डेल मिनिमम, ठीक है, a को इधर भेज दो, म्यू a माइनस a इज इक्वल टू डेल मिनिमम, ठीक है, फाइनली a कॉमन ले लो, तो डेल मिनिमम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1a, म्यू माइनस 1a। ये किसके लिए यूज़ करना है? थिन प्रिज्म के लिए, जब डेविएशन लेसर देन 10 डिग्री हो, 10 डिग्री से कम हो तो आपको ये लिखना है, डेल इज इक्वल टू डेल मिनिमम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1a। अच्छा ये म्यू किसका होता है वो भी मैं आपको बता दूँ, ये म्यू होता है मीन डेविएशन, मतलब येलो का, बीच में कौन है जो बिल्कुल भी मतलब मिनिमम डेविएट होगा, मीन डेविएशन मतलब ना ज़्यादा डेविएट हुआ ना कम हुआ, तो ये होता है येलो का, याद रखना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देख ली थिन प्रिज्म के अंदर भी, क्लियर है, गुड, शाबाश, चालाक बच्चे हो, मज़ा आ जाता है तुम्हारे साथ, ठीक है भैया, गुड, शाबाश। अब क्या बताएं सर आपको, हो तो गया सारा। अब मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, स्कैटरिंग बेसिकली मीन्स क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। अब जैसे बाकी चीज़ों में जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, इन सब चीज़ों में वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। देखो लाइट की वेवलेंथ चेंज होती है, आपने लिखा नहीं था म्यू क्या होता है, c/λ1 अपन c/λ2 मतलब λ2/λ1, मतलब वहाँ पे वेवलेंथ भी चेंज होती है, बट यहाँ पे चेंज नहीं होती। तो आप नोट डाल के लिख लीजिए, नोट डाल के क्या लिखिए कि इन स्कैटरिंग या स्कैटरिंग मीन्स जस्ट दी change in the direction of light. So scattering basically means ये represent, scattering basically represent the change in direction of light. Scattering basically represent the change in direction of light. Scattering basically ये बताता है कि लाइट के डायरेक्शन में कैसे चेंज आ गया है ना। अब रे में यहाँ पे स्कैटरिंग के टाइम वेवलेंथ चेंज नहीं होती, जबकि देखो आप रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। करा नहीं था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वेवलेंथ के टर्म्स में भी था ना फार्मूला, वो यही बता रहा है, वो सिग्निफाई यही कर रहा है कि वेवलेंथ चेंज हो रही है मीडियम के चेंज होने से। तो हेयर लैम्डा डजंट चेंज, बस सिंपल सी बात है, लैम्डा यहाँ पे चेंज नहीं होता। अच्छे नोट्स कब बनते हैं, जब वो शॉर्ट बने बट उसमें मीनिंग बहुत हो। अब मीनिंग कब निकलता है बार बार, एक बारी से तो निकलता नहीं है, जब हम उसे बार बार पढ़ेंगे तो हमें उसके अंदर के मीनिंग पता चलेंगे। ठीक है साहब, इतना लिख लोगे? गुड सर। और कुछ भी बता दो, और कुछ क्या बताऊँ यार मैं इसमें, इससे ज़्यादा क्या बताऊँ। हाँ एक डायग्राम बना सकते हैं, किसका, डेल डूल और इनके सबका मिनिमम डेविएशन में क्या होगा, ठीक है। तो डायग्राम फॉर मिनिमम डेविएशन लिख लो आप, डेल और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में बनाएंगे। आप हेडिंग लगा लेना डायग्राम फॉर मिनिमम डेविएशन, यहाँ पे हम लेंगे डेविएशन डेल, यहाँ पे लेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और मैं मान के चल रहा हूँ कि I1 I2 कुछ तो होंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे 2 लाइनें ऐसे बना लेता हूँ। ये हमने 2 लाइनें बना ली ऐसे, ठीक है, बना सकते हैं ना साहब। यहाँ पे मान लो मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले ले रहा हूँ I1, ठीक है, और उसके बाद एक काम करते हैं, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लेते हैं I2। अब आप बताओ डेविएशन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, मतलब मिनिमम सबसे कम कहाँ होगा, जब I1 और I2 बराबर हो। तो ये मान ले यार, ये 3 है और ये है 6, 3 और 6 कितने होते हैं, 9 होते हैं, और 9 का मीन क्या होगा 4.5, वो बीच में ही पड़ेगा I1 और I2। यहाँ पे सबसे कम डेविएशन होगा, देखो यहाँ पे भी ज़्यादा है, I1 के टाइम भी ज़्यादा है, I2 के टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा, I1 के टाइम भी क्या है ज़्यादा है, डिवीजन तो बीच में आता है ना, I1 के टाइम भी ज़्यादा है, I2 के टाइम भी ज़्यादा है, बट जब I1 और I2 बराबर होंगे, यही तो है मिनिमम डिवीजन की कंडीशन, I1 और I2 दोनों कितने के बराबर हो, I के। अब ऐसे ही R के टर्म में भी बना लो यार, यहाँ पे R1 लिख लो, यहाँ R2 लिख लो, यहाँ R1 R2 लिख लो, बनेगा तो ऐसे ही। देखो I1 में भी मैक्सिमम है, मतलब बड़ा है,
डेविएशन I2 में भी ज़्यादा है, बट जब I1 I2 बराबर आ जाएंगे, यही मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है, तब आपका डेविएशन सबसे मिनिमम होगा। क्लियर है इतना? शाबाश। अब सर कुछ और बता सकते हैं हम लोगों को? हाँ बता सकते हैं। क्या है? एक नोट लिख लो, अगर थिन प्रिज्म हो, ठीक है, नोट मान लो, नोट। अब मैं आपको रिफ्रैक्टिंग एंगल या ए के टर्म्स में बता लेता हूँ, है ना, ठीक है, कि व्हेन रिफ्रैक्टिंग एंगल या प्रिज्म एंगल, रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म एंगल, व्हेन रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म एंगल ए of a prism when refracting prism angle of a prism। अच्छा सर कितनी बात कह दी आपने, प्रिज्म में बोल दिया फिर प्रिज्म में बोल रहे हैं, कुछ बात नहीं। इज स्मॉल मतलब लेस देन 10 डिग्री, तो यूज़ करो अब। हाँ रेडियन में नहीं डिग्री में है ना। रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म एंगल किसी प्रिज्म का अगर 10 डिग्री से क्या हो कम हो तो आपको यूज़ करना है डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ए, डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ए, ये। बट इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 10 डिग्री, ठीक है, पहले मैंने किसके टर्म्स में बताया था, डेविएशन के टर्म में, अब इसके टर्म में बता रहा हूँ कि अगर ए 10 डिग्री से ज़्यादा हो तो डेल का एक और फार्मूला है, याद करो, अभी हमने लिख लिया था I1 प्लस I2 माइनस कितना लिखा था R1 प्लस R2, जब डेरिवेशन कर रहे थे I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 तो कितना आता है, ए ही आता है। तो जब ए 10 से बड़ा हो तो डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए यूज़ करना, बट अगर 10 से छोटा हो तो डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ए प्रूफ, ए आप यूज़ करना, ठीक है भैया, कर लोगे इतना? गुड, शाबाश। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखिए,